इंडिया आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की मुहिम लगातार आगे बढ़ रही है, जिसके चलते देश विकास के पथ पर बढ़ता जा रहा है। आज भारत की दोनों मुहिम रणनीतिक और आर्थिक तौर पर देश को दुनिया के ताकतवर देशों के मुकाबला करने में सक्षम बना रही है। स्टार्टअप्स और विदेशी निवेश काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, फिर बात चाहे तकनीकी क्षेत्र की हो, रक्षा क्षेत्र या फिर उद्योगों की। भारत हर क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के मामले में देश के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते चीन, अमेरिका की नींद उड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इन देशों पर भारत की निर्भरता कम होती नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई के साथ कर्नाटक विदेशी कंपनियों के लिए एक हब के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के आईटी सेक्टर में लगातार बढ़ते उन कदमों के बारे में बताऊंगा, जिसके कारण आज भारत विश्व के शक्तिशाली देशों के बराबर खड़े होने की क्षमता रखता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की दुनिया को चलाने वाला वो पहिया है जिसके बिना शायद हम अपनी जिंदगी को, बहुत सी चीजों की कल्पना भी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। यह चिप मोबाइल से लेकर लैपटॉप, कंप्यूटर और गाड़ियों तक में इस्तेमाल होता है। वैसे भारत चिप के मामले में दूसरे देशों पर ही निर्भर है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से वैश्विक स्तर पर चिप संकट पैदा हो गया और ये अब भी बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक देश में सेमीकंडक्टर की खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसकी वजह देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का विस्तार होना है। 2020 में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर $15 अरब खर्च किए और इसमें 37% का आयात सिर्फ चीन से हुआ। वहीं अब जब देश में 5G टेक्नोलॉजी का विस्तार होना है तो सेमीकंडक्टर की खपत और बढ़ेगी। ऐसे में हमें इसके आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है। इसे देखते हुए देश की सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज पेश किया है। देश के कुछ राज्य सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब बनने की क्षमता रखते हैं, जो चिप के मामले में आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, जिसके तहत भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर हाईटेक क्लस्टर बनाने का काम करेगी। क्योंकि सेमीकंडक्टर इत्यादि की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भूमि, अच्छी गुणवत्ता की बिजली, सेमीकंडक्टर ग्रेड का पानी, लॉजिस्टिक और रिसर्च इकोसिस्टम की जरूरत होगी। भारत सरकार ने 2025 तक देश में $300 अरब मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ उसके कंपोनेंट्स का उत्पादन भी शामिल है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है। दोस्तों, चुनिंदा देशों के पास से चिप और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महारत होने के कारण वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वर्चस्व पाने के लिए होड़ मची हुई है। कई देश इस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चीन इस मामले में दुनिया के कई देशों से काफी आगे है। चीन इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक पुरानी योजना को फिर से अमली जामा पहनाने में जुटा है। वहीं भारत की बात करें तो दोस्तों, हाल ही में आंकड़ों के मुताबिक भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की मुहिम के तहत नए स्टार्टअप्स के लिए बेंगलुरु ने जितने पैसे जुटाए हैं, उतना पैसा बीजिंग और शंघाई भी नहीं जुटा पाए। विश्व भर में नए यूनिकॉर्न पैदा करने वाले की श्रेणी में बेंगलुरु शहर शीर्ष 10 में से चौथे स्थान पर आता है। इतना ही नहीं, इस श्रेणी में चीन का कोई भी शहर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि निवेशक कर्नाटक की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। ISMC टीम ने कर्नाटक में 65 nm एनालॉग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट में 22,900 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कर्नाटक सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव EV रमन रेड्डी ने ISMC के निदेशक अजय जालान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ISMC ने मैसूर के कोचन हल्ली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 150 एकड़ जमीन का अनुरोध किया है। ये केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना पर भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पहली और सबसे बड़ी अर्धचालक निर्माण इकाइयों में से एक होगी। इस परियोजना के जरिए 1500 से अधिक प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक के पास देश में सबसे अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ एक प्रचुर मात्रा में कुशल प्रतिभा पूल भी है। एक राज्य के रूप में कर्नाटक न केवल व्यवसायों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही व्यवसायों से बाहर निकलने को भी आसान बना रहा है। मजबूत नीतियों, एक प्रतिबद्ध टीम, सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे और श्रमिकों की बढ़ती प्रतिभा के साथ कर्नाटक एक प्रमुख निवेश गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। या ये भारत के सेमीकंडक्टर चिप के उद्योग विकास की आधारशिला बनेगा। कर्नाटक आने वाले समय में वैश्विक चिप निर्माण का कारखाना सिद्ध होगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार $553 बिलियन के करीब है। वहीं इसमें भारतीय बाजार करीब $20 बिलियन का है, लेकिन यहाँ की सरकार की कोशिश है कि इसे साल 2025 तक बढ़ाकर $100 बिलियन से अधिक किया जाए।
सरकार के लिए निवेश आकर्षित करने के साथ ही दीर्घकालिक योजना बनाने की चुनौती है ताकि स्थानीय स्तर पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को बढ़ावा मिल सके। सेमीकंडक्टर नीति आने के बाद जब कंपनियों ने निवेश में रुचि दिखाई, उनमें चिप क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां शामिल नहीं हुई। इन कंपनियों को देश में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उभारना सरकार के लिए चुनौती है। सरकार ने 17 विशेषज्ञों की टीम बनाई जो रणनीति तैयार करने में मदद करेंगे। इसमें इंटेल के पेंटियम चिप के जनक कहे जाने वाले विनोद धाम, मोबाइल नेटवर्किंग में उपयोगी MIMO वायरलेस कम्युनिकेशन के अन्वेषक A पॉल राज जैसे अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति के पदेन उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कभी इंटेल के मौजूदा प्रमुख पैट्रिक जेलसिंगर और धाम की पेंटियम चिप विकसित करने वाली टीम के सदस्य थे। वहीं अभी इंटेल के भारत में चिप निर्माण की योजना को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। यूं तो हर छोटे से बड़ा व्यवसाय देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लेकिन जहां बात आती है सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स की, तो वहां भारत के संदर्भ में अभी और काम होना बाकी है। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का DNA भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर्स की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद रखी है। दोस्तों, जहां सेमीकंडक्टर के मामले में भारत के कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं डिजिटल भुगतान में भारत ने नए झंडे गाड़ दिए हैं। एक समय था जब भारत के लिए तंज कसा गया था कि भारत ना तो इतना समृद्ध है और ना ही इतना योग्य कि वो हर इंसान को ऑनलाइन पेमेंट जैसे कामों को झट से कर पाने में माहिर बना पाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में भारत ने ऐसी बढ़त हासिल की है कि उसने सभी दावों को ध्वस्त कर दिया है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत ने ऑनलाइन पेमेंट को लेकर UPI ट्रांजैक्शन तकनीक लॉन्च की। इस ऑनलाइन पेमेंट की तकनीक ने सभी पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में 5 से 4 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन किए गए। इन ट्रांजैक्शन की कुल राशि 8,88,169 करोड़ रुपए है। ऐसे में नए भारत ने UPI आने के बाद जिस प्रकार से लेन देन की प्रक्रिया को बदल डाला है, वो काफी चौंका देने वाला है। पिछले 2 सालों में भारत में महामारी के वक्त और उसके बाद में डिजिटल भुगतान को अपनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान ही डिजिटल पेमेंट को लेकर उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इस भुगतान मोड ने पिछले साल में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों में यह सामने आया है कि अब मासिक लेन देन मूल्य 9 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। आज देश के हर कोने में UPI को काम में लेने वाले लोग मौजूद हैं। यही वो परिवर्तन है जिसकी परिकल्पना पर दूसरे देश हंसा करते थे कि भारत और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन असंभव है। इस असंभव को भारत के लोगों ने संभव बना दिया है। आज जितनी आर्थिक स्वतंत्रता भारत के पास है, ऐसी छूट दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है। जहां एक और आज बिना कैश के कोई भी आम आदमी खरीदारी करने निकल जाता है, आज गली कूचे की छोटी से छोटी दुकान पर भी UPI मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया मिशन अब सफल होता दिख रहा है। देश में साल 2020 में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन हुए। इस मामले में भारत ने अमेरिका, चीन को भी पीछे छोड़ दिया। PwC की द इंडियन पेमेंट्स हैंडबुक 2021 के 26 शीर्ष से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय डिजिटल भुगतान बाजार में संख्या के हिसाब से 23% की मजबूत वृद्धि देखी गई और इसके वित्त वर्ष 2025-26 तक 217 अरब लेन देन तक पहुंचने की संभावना है। मूल्य के हिसाब से यह आंकड़ा अगले 5 सालों में 5,900 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्डलेस कैश विड्रॉल की नई व्यवस्था शुरू की है। ये नई व्यवस्था UPI के जरिए चलेगी। कार्डलेस कैश विड्रॉल पहले भी होता था, लेकिन सभी बैंकों में नहीं होता था। आज भारत के पास इतना कुछ है कि वो दूसरे ताकतवर देशों के सामने खड़े होने का हौसला रख सकता है। हमें बस अपने आत्मविश्वास को और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना होगा और यह आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी और सबका प्रयास होगा।